हेलो व्यूअर्स। इस वीडियो में हम जानेंगे बेसल गैंग्लिया के बारे में, जो हमारे ब्रेन का एक हिस्सा है। हमारी कितनी सारी मूवमेंट्स होती हैं, आप जानते हैं। और ये मूवमेंट्स जो हम करते हैं शारीरिक तौर पे, ये छोटी से छोटी मूवमेंट जैसे एक सुई उठाने से लेकर बड़ी से बड़ी मूवमेंट जैसे बैट से गेंद को हिट करना, ये सारी तरह की मूवमेंट्स हम करते हैं। सुई उठाने में बहुत ही कम एनर्जी लगती है, बहुत ही कम ताकत का प्रयोग होता है। एक बारीक काम है, जबकि बॉल को बैट से हिट करने में ज़्यादा एनर्जी लगती है। और ब्रेन में एक ऐसा एरिया है, जो आप मूवमेंट करते हैं तो वो कितनी फ़ोर्स के साथ होगा, किस गति से होगा, कितनी ताकत के साथ किया जाएगा, उसको एडजस्ट करता है। ये हिस्सा है बेसल गैंग्लिया, जो हमारे मूवमेंट के फोर्स को एडजस्ट करता है कि कितनी फोर्स से कोई मूवमेंट किया जाए। बेसल गैंग्लिया सब कॉर्टिकल न्यूक्लियाई का कलेक्शन है। सब कॉर्टिकल यानी कॉर्टेक्स के नीचे होता है ये स्थित, और नीचे में फोर ब्रेन का जो कॉर्टेक्स है उसके नीचे स्थित होता है। और ये न्यूक्लियाई है। न्यूक्लियाई यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के कई सारे न्यूरॉन्स के सेल बॉडी का कलेक्शन। और इसके कई सारे कनेक्शंस होते हैं। बेसल गैंग्लिया मोटर कॉर्टेक्स से और साथ ही मिड ब्रेन से बहुत अच्छी तरह से कनेक्टेड होता है। यानी न सिर्फ इंफॉर्मेशन वहां भेजता है, बल्कि वहां से इंफॉर्मेशन यहाँ तक आती भी है। बेसल गैंग्लिया का एक मुख्य हिस्सा है कॉर्डेट प्यूटामेन। ये न्यूक्लियाई का क्लस्टर है, जो कि पूंछ के आकार का होता है, पूंछ की संरचना वाला होता है। और ये टेम्पोरल लोब तक जाता है। अमिगडाला में जाकर ये अंत होता है, जैसा आप यहाँ पर इस चित्र में देख पा रहे हैं। अमिगडाला दिखाया हुआ है, और वहां ये पूंछ जैसी संरचना जो है वहां आकर रुक रही है। ये पूंछ वाली संरचना ही कॉर्डेट प्यूटामेन है, जो एक मुख्य भाग है बेसल गैंग्लिया का। बेसल गैंग्लिया के कार्य की अगर बात करें तो इसका मुख्य कार्य है मोटर फंक्शंस से संबंधित। यानी शरीर में जो भी मूवमेंट्स होते हैं, जो गतिकीय कार्य आप करते हैं, उससे संबंधित इसका रोल होता है। हालांकि सिर्फ यही रोल नहीं है, और हाल के शोध कार्यों में कुछ नए भी कार्य पता किए गए हैं बेसल गैंग्लिया के। लेकिन मुख्यतः इसका काम मोटर फंक्शन से संबंधित है, खासकर हमारे मूवमेंट के फोर्स को एडजस्ट करना। और इसके लिए एक मुख्य तथ्य या मुख्य प्रमाण कह लीजिए यहाँ से मिला, कि बेसल गैंग्लिया या सेरिबेलम, जो कि मोटर फंक्शन के लिए उत्तरदायी एक और अंग है, हमारे ब्रेन का एक पार्ट है। इन दोनों में ही अगर कभी डैमेज होता है या किसी एक में भी डैमेज होता है, तो हमारे मूवमेंट पे किसी न किसी तरह से प्रभाव पड़ता है, जो कि एक प्रमुख प्रमाण है कि बेसल गैंग्लिया का कार्य मोटर नेचर का होता है। और ये भी देखा गया है कि सेरिबेलम और बेसल गैंग्लिया, ये दोनों ही मोटर कॉर्टेक्स, जो कि हमारे कॉर्टेक्स का हिस्सा है, ये फ्रंटल लोब में पाया जाता है, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स होता है वहां पर। वो मुख्य हिस्सा है हमारे कॉर्टेक्स का, जो मोटर संबंधी जानकारियां प्रोसेस करता है। और बेसल गैंग्लिया और सेरिबेलम दोनों ही इस हिस्से से यानी मोटर कॉर्टेक्स से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस रखते हैं। यानी इंफॉर्मेशन न सिर्फ वहां भेजते हैं, बल्कि वहां से इंफॉर्मेशन इन हिस्सों में, बेसल गैंग्लिया और सेरिबेलम में भेजी जाती हैं। इससे भी पता चलता है कि ये दोनों हिस्से मूवमेंट को कंट्रोल करने में अपना रोल अदा करते हैं या भूमिका निभाते हैं। आइए शुरू करते हैं बेसल गैंग्लिया के स्ट्रक्चर को समझना, और शुरुआत करेंगे अमिगडला से। अमिगडला एक ऐसा हिस्सा है जो कि दोनों सिस्टम्स का पार्ट माना जाता है। ये बेसल गैंग्लिया का भी हिस्सा माना जाता है और लिम्बिक सिस्टम का भी हिस्सा माना जाता है। अमिगडला से शुरू होता हुआ पीछे की ओर जाता हुआ लगभग पूंछ के आकार जैसी एक संरचना आपको दिखाई दे रही है इस डायग्राम में, जिसे कॉर्डेट नाम दिया जाता है। कॉर्डेट शब्द का शाब्दिक अर्थ ही है पूंछ जैसा, टेल लाइक। तो ये जो संरचना है, जो यहाँ आपको इस डायग्राम में दिख रही है, पर्पल कलर में दिखाई हुई है, ये कॉर्डेट है। और कॉर्डेट लगभग एक पूरा चक्र, एक लगभग कंप्लीट सर्कल बनाता है। और इसके बीच में होता है प्यूटामेन। प्यूटामेन भी आप देख पा रहे हैं, वो भी पर्पल कलर में यहाँ दिखाया हुआ है। और कॉर्डेट यानी वो जो पूंछ वाला सिरा है, वो इस गोलाकार प्यूटामेन से
जुड़ा हुआ है कुछ ब्रिजेस के माध्यम से। कुछ पुल जैसी संरचना है, कुछ कनेक्शंस बने हुए हैं, जिससे ये दोनों हिस्से जुड़े हुए हैं। कॉर्डेट और प्यूटामेन को मिलाकर एक साथ स्ट्राइटम कहा जाता है। स्ट्राइटम क्योंकि इसका अपीयरेंस, इसकी संरचना जो है वो देख के स्ट्राइप्ड है, यानी धारीदार दिख रहा है, क्योंकि ये कई सारे ब्रिजेस से जुड़ा हुआ है, फाइबर ब्रिजेस होते हैं, उनसे ये जुड़ा हुआ है, इसलिए धारीदार संरचना दिख रही है। इसलिए कॉर्डेट और प्यूटामेन को साथ में, इन दोनों अंगों को साथ में मिला के स्ट्राइटम का नाम दिया जाता है। और एक अन्य प्रमुख हिस्सा है बेसल गैंग्लिया का, जिसे हम कहते हैं ग्लोबस पैलिडस। ग्लोबस पैलिडस भी आप देख पा रहे हैं इस चित्र में। ग्लोबस पैलिडस शब्द का शाब्दिक अर्थ है पेल ग्लोब, क्योंकि ये लगभग गोलाकार होता है, ग्लोब जैसा होता है, और पेल होता है, यानी रंग में ये फीके रंग का होता है। बाहर की ओर से अगर आप देखें तो ग्लोबस पैलिडस दिखाई नहीं देगा। बाहर की ओर से आपको प्यूटामेन और कॉर्डेट यानी स्ट्राइटम ही दिखाई देंगे। जैसे इस चित्र में अगर आप दाहिने ओर का हिस्सा देखें, क्योंकि बेसल गैंग्लिया दोनों ही हमारे दाएं हेमिस्फीयर और बाएं हेमिस्फीयर दोनों में ही स्थित होते हैं, तो अगर आप दाहिने वाले हिस्से को देखें इस डायग्राम में, तो आपको बाहरी तौर पे सिर्फ पर्पल वाला हिस्सा दिख रहा है। लेकिन अगर बाएं वाले हिस्से में देखें तो अंदरूनी हिस्से में एक हल्का पिंक कलर का ग्लोबस पैलिडस आपको दिख रहा है। तो ग्लोबस पैलिडस अंदरूनी हिस्से में होता है, बाहर के तौर तरफ से वो दिखाई नहीं देता। और बीचों बीच आप फिर देख रहे हैं थैलेमस है, एक राइट हेमिस्फीयर का और एक लेफ्ट हेमिस्फीयर का। तो थैलेमस और स्ट्राइटम के बीच में स्थित होता है ग्लोबस पैलिडस। बेसल गैंग्लिया का जैसा अभी हमने देखा कि मुख्य कार्य मोटर कंट्रोल होता है, ये इसका मुख्य कार्य है। पर ऐसा नहीं है कि ये एकमात्र यही कार्य करता है, कुछ और भी कार्य हैं जिसमें इसकी भूमिका देखी गई है। जैसे कि मोटर लर्निंग, जो कुछ गतिकीय अधिगम आपके होते हैं, यानी कुछ मूवमेंट संबंधी कार्य जब आप सीखते हैं कैसे करना है, उसमें भी इसका रोल देखा गया है। कुछ एग्जीक्यूटिव फंक्शन और बिहेवियर में भी इसका रोल है। भावनाओं को प्रोसेस करने में, इमोशंस में भी कुछ रोल देखा गया है बेसल गैंग्लिया का। बेसल गैंग्लिया को कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है, इसकी अगर बात की जाए तो दो मुख्य स्रोत हैं इसके। एक तो जो पूरा कॉर्टेक्स है, जिसको नियोकॉर्टेक्स हम कहते हैं, वहां से इंफॉर्मेशन आती है, और साथ ही लिम्बिक कॉर्टेक्स से भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आती है। और बेसल गैंग्लिया को इंफॉर्मेशन नियोकॉर्टेक्स की अगर बात करें तो मुख्य रूप से मोटर कॉर्टेक्स से आती है, जो फ्रंटल लोब यानी अग्रपाली में स्थित होता है। दूसरा रास्ता, दूसरा पाथवे जहां से इंफॉर्मेशन आती है बेसल गैंग्लिया को, वो है नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, नाइग्रोस्ट्राइटल यानी सब्सटैंशिया नाइग्रा से इंफॉर्मेशन आ रही है, स्ट्राइटम में आ रही है। स्ट्राइटम अभी हमने देखा, कॉर्डेट और प्यूटामेन को मिला के स्ट्राइटम कहते हैं। तो सब्सटैंशिया नाइग्रा जो हमारे मिड ब्रेन में स्थित होता है, और वो भी मोटर कंट्रोल के लिए उत्तरदायी है, वहां से जानकारी स्ट्राइटम में यानी हमारे बेसल गैंग्लिया में आती है। और बेसल गैंग्लिया इंफॉर्मेशन भेजता कहाँ है, इसकी अगर बात करें तो ये इंफॉर्मेशन मोटर कॉर्टेक्स को भेजता है और सब्सटैंशिया नाइग्रा को भी भेजता है। अगर बेसल गैंग्लिया में कोई डिसऑर्डर हो जाए, किसी प्रकार का डैमेज हो जाए, तो मूवमेंट डिसऑर्डर्स देखने में आते हैं। और दो बहुत ही भिन्न तरह के मूवमेंट डिसऑर्डर देखे जा सकते हैं। अगर कॉर्डेट और प्यूटामेन के सेल्स डैमेज हो जाएं, तो कोरीफॉर्म मूवमेंट दिखाई देता है। जैसे हंटिंगटन्स कोरिया में, कोरिया का मतलब होता है डांस, नृत्य। तो कोरीफॉर्म यानी नृत्य जैसे आपको मूवमेंट्स शरीर के दिखाई देंगे। ये इनवॉलंटरी मूवमेंट होते हैं। जैसे हंटिंगटन्स डिजीज जिनको हो जाती है, उनको अचानक ही, जो उनके कंट्रोल में नहीं है, अनैच्छिक व्यवहार है, जो ऑटोमेटिक व्यवहार होते हैं जिसपे व्यक्ति का खुद का वश नहीं है, ऐसे मूवमेंट्स उसकी बॉडी में लगातार होते रहते हैं, जो कि लगता है जैसे शरीर उसका ऐंठ रहा हो, या अलग अलग प्रकार से उसमें मूवमेंट हो रहे हैं, जो देख के किसी को लगेगा कि व्यक्ति जैसे कोई नृत्य कर रहा हो। इस तरह के मूवमेंट्स उसमें आने लगते हैं। और ये मूवमेंट्स काफी एग्जैजरेटेड होते हैं, मतलब काफी तीव्रता के साथ भी होते हैं। इसी तरह इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट्स टूरेट सिंड्रोम में भी देखे जा सकते हैं, जिसमें टिक्स एक मुख्य फीचर है। टिक्स देखा जाता है, ये एक मुख्य लक्षण होता है टूरेट सिंड्रोम का।
जिसमें किसी खास तरह का मूवमेंट व्यक्ति बार-बार रिपीट करता है और ये मूवमेंट उसके कंट्रोल में नहीं होता है। अनैच्छिक तौर पे ये होते रहते हैं मूवमेंट जिस पे व्यक्ति का कोई वश नहीं है, वो चाह के रोक नहीं सकता उसको। या कुछ आवाज़ें निकालना, लगातार एक तरह की कोई आवाज़ निकालते रहना या किसी खास तरह का मूवमेंट करते रहना, जैसे बार-बार पलकें झपकाते रहना लगातार या किसी और तरह का मूवमेंट, ये चीज़ें टूरेट सिंड्रोम में देखी जाती हैं और कॉर्डेट प्यूटामेन में डैमेज होने की वजह से इस तरह के लक्षण आते हैं। और ये तो हाइपरकाइनेटिक सिम्पटम्स की बात हुई, मतलब सिम्पटम्स या वैसे लक्षण जहाँ पे मूवमेंट बहुत बढ़ जा रहा है। लेकिन बेसल गैंग्लिया का डैमेज होने से विपरीत लक्षण भी आ सकते हैं, जहाँ मूवमेंट बहुत कम हो जाए, जैसे कि पार्किंसंस डिजीज। इसमें आप जानते हैं कि सब्सटैंशिया नाइग्रा में डोपामीन सेल्स की कमी होने लगती है, डोपामीन के सेल्स मरने लगते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति को मूवमेंट करने में कठिनाई होती है, उतना मूवमेंट कर नहीं पाता है, मांसपेशियों में कड़ापन महसूस होता है, मूवमेंट बहुत ही कम हो जाता है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि बेसल गैंग्लिया में डैमेज होने से दोनों तरह के लक्षण आते हैं, या मूवमेंट बहुत बढ़ जा रहा है, जैसे कि टूरेट सिंड्रोम में हो रहा है, टिक्स आने लग रहे हैं, या हंटिंगटन स्कोरिया में हो रहा है, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होते रहते हैं, या बहुत मूवमेंट कम भी हो सकता है, जैसे पार्किंसंस डिजीज। तो ये क्लियरली दिखा रहा है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बेसल गैंग्लिया का काम ही यही है कि हमारे मूवमेंट्स बॉडी के जो भी हो रहे हैं उसके फोर्स को एडजस्ट करना, कि कितनी शक्ति कितनी ताकत के साथ कोई मूवमेंट होगा। और डैमेज किस तरह का हुआ है बेसल गैंग्लिया में, किस हिस्से में हुआ है और कितना गहरा है, इस पर निर्भर करेगा कि जो मूवमेंट्स हो रहे हैं उसकी शक्ति किस प्रकार प्रभावित होगी। अगर जितना मूवमेंट होना चाहिए नहीं होता है, मूवमेंट कम हो जाता है, ये भी एक लक्षण हो सकता है बेसल गैंग्लिया डैमेज का। या जितना मूवमेंट होना चाहिए आमतौर पर उससे अत्यधिक मूवमेंट होने लगे, कुछ ज़्यादा ही मूवमेंट होने लगे, ये भी संभव है। कुछ न्यूरोसाइंटिस्ट ये भी सजेस्ट करते हैं कि बेसल गैंग्लिया को जब मोटर कॉर्टेक्स से इंफॉर्मेशन मिलती है, संकेत मिलते हैं, तब उसके आधार पे वो मूवमेंट्स को शुरू करता है, इनिशिएट करवाता है मूवमेंट। और मूवमेंट को सही समय पर, सही जगह पर कैसे करना है, ये सीखने में भी बेसल गैंग्लिया हेल्प करता है। और हाल ही के शोधों में ये भी पता चल रहा है कि बेसल गैंग्लिया न सिर्फ मोटर फंक्शन बल्कि इमोशंस में भी, भावनाओं में भी कुछ रोल प्ले करता है। जैसे स्नाइडर और उनके सहयोगियों ने 2003 में एक शोध किया, जिसमें उन्होंने देखा कि जब बेसल गैंग्लिया को हम स्टिमुलेट करते हैं बिजली की मदद से, विद्युत की मदद से, और ये किया जाता है पार्किंसंस डिजीज को ठीक करने के लिए, जो लोग बहुत लंबे समय से इससे जूझ रहे हैं। तो जैसे ही बेसल गैंग्लिया स्टिमुलेट करते हैं, तो व्यक्ति को इमोशनली बहुत अच्छा महसूस होता है, उसकी इमोशनल मेमोरी यानी भावनात्मक स्मृति भी इम्प्रूव होती है, बेहतर हो जाती है, और उसको एक वेल बीइंग की फीलिंग आती है, उसको अच्छा महसूस होता है भावनात्मक तौर पे। तो इससे भी पता चलता है कि बेसल गैंग्लिया की कुछ भूमिका है भावनाओं में। तो मुख्य रूप से बेसल गैंग्लिया का फंक्शन क्या है कि वॉलंटरी मूवमेंट्स को फाइन ट्यून करना, जो हम ऐच्छिक कार्य करते हैं, जो मूवमेंट्स या गतिविधियां करते हैं, उनकी फाइन ट्यूनिंग करना। और इसकी प्रक्रिया यह होती है कि जब सेरिब्रल कॉर्टेक्स से मूवमेंट जो करना है, वो मूवमेंट सेलेक्ट करता है हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स, खासकर मोटर कॉर्टेक्स, और जब ये मूवमेंट की इंफॉर्मेशन बेसल गैंग्लिया को भेजी जाती है, तो बेसल गैंग्लिया पहले उसको प्रोसेस करता है और एडजस्ट करता है कि कितना मूवमेंट करना है, कितनी शक्ति या ताकत के साथ करना है। फिर ये इंस्ट्रक्शन बेसल गैंग्लिया थैलेमस को भेजता है और थैलेमस वापस से इस जानकारी को कॉर्टेक्स में भेज देता है। फिर कॉर्टेक्स ये जानकारी हमारे मसल्स को, मांसपेशियों को भेजता है और उसके हिसाब से वो मूवमेंट हो पाता है। कुछ और भी कार्य हैं जो बेसल गैंग्लिया करता है, जैसे मूवमेंट की प्लानिंग करना, मेमोरी में भी इसका रोल है। आई मूवमेंट जो हमारे होते हैं उसमें भी बेसल गैंग्लिया का रोल होता है। मोटिवेशन, अभिप्रेरणा, इसमें भी रोल है। रिवॉर्ड प्रोसेसिंग, जो हमें कुछ रिवॉर्ड मिलते हैं हमारे किसी फंक्शन के लिए, कोई कार्य हम करते हैं उसके लिए हमें तारीफें मिलती हैं या किसी प्रकार का रिवॉर्ड मिलता है, उसकी प्रोसेसिंग भी बेसल गैंग्लिया करता है। तो एक बार फिर से रिविजिट कर लेते हैं संरचना और कार्य को, और हर हिस्से का कार्य एक बार फिर से देख लेते हैं।
स्ट्राइटम, जैसा हमने कहा कि कॉर्डेट न्यूक्लियस और प्यूटामेन को मिलाकर स्ट्राइटम कहा जाता है। और स्ट्राइटम का जो हिस्सा है वो स्ट्राइटम इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अगर संरचना आप देखें चित्र में तो वो धारीदार संरचना पता चल रही है, और स्ट्राइटम स्ट्राइप्ड अपीयरेंस या धारीदार अपीयरेंस की वजह से इसका नाम रखा गया है। और जब इसमें हम ग्लोबस पैलिडस को भी मिला दें, यानी ग्लोबस पैलिडस, कॉर्डेट न्यूक्लियस और प्यूटामेन, तो ये तीनों एक साथ मिलाकर कॉर्पस स्ट्राइटम कहे जाते हैं। कॉर्डेट न्यूक्लियस का मुख्य काम होता है मोटर प्रोसेसिंग और प्लानिंग। इसके अलावा मेमोरी स्टोरेज, खासकर अनकॉन्शियस मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी, दीर्घकालिक स्मृति को बनाने में भी कॉर्डेट न्यूक्लियस का रोल होता है। एसोसिएटिव और प्रोसीजरल लर्निंग में भी इसकी कुछ भूमिका होती है। एसोसिएटिव लर्निंग यानी जब एक चीज को दूसरे के संबंध में, उससे रिलेशन में हम याद करते हैं, और प्रोसीजरल लर्निंग यानी कोई कार्य करना जब हम सीखते हैं। इसके साथ इनहिबिटरी कंट्रोल, यानी कुछ वैसा नियंत्रण जहाँ चीजों को कंट्रोल करना हो, रोकना हो, डिसीजन मेकिंग, कोई निर्णय जब लेने हो, गोल अपना जो है उसको फॉलो करना, लैंग्वेज की प्रोसेसिंग, भाषा की प्रोसेसिंग में, भावनाओं में, इन सब में इसका काम देखा गया है। पर ये सारे कार्य जो हैं ये कुछ, इनकी थोड़ी बहुत भूमिका ही होती है कॉर्डेट न्यूक्लियस की। मुख्य कार्य बेसल गैंग्लिया का पूरी तरह से मोटर कंट्रोल से ही संबंधित है या मोटर लर्निंग से संबंधित है। कॉर्डेट न्यूक्लियस सेंसरी इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करता है, खासकर ये देखता है कि बॉडी की पोजीशन क्या है। जैसे मान लीजिए अगर आपको हाथ मूव करना है, तो हाथ की पोजीशन एक निश्चित समय में क्या है, कितना उठा हुआ है हाथ, कितना नीचे है, तो कितनी ताकत से उसको उठाना है या कोई कार्य करना है, ये चीजें कंट्रोल करता है हमारा कॉर्डेट न्यूक्लियस। और फिर ये इंफॉर्मेशन भेजता है ताकि जो मोटर मूवमेंट करना है उसकी फाइन ट्यूनिंग हो सके। फिर ये इंफॉर्मेशन थैलेमस को जाती है, थैलेमस फिर कॉर्टेक्स को भेजता है, और कॉर्टेक्स फिर मसल्स को इंफॉर्मेशन भेज के उस तरह का और उतने फोर्स के साथ ये मूवमेंट कराता है। साथ ही साथ ये बॉडी और लिम्ब पोस्चर को भी कंट्रोल करता है, क्योंकि ये चीज जो है कॉर्डेट न्यूक्लियस वो हमारे बॉडी के पार्ट्स के पोजीशन को कंट्रोल करती है, उसका हिसाब रखती है कि बॉडी का कौन सा पार्ट किस अवस्था में है, किस पोजीशन में है। इसलिए ये शरीर और हमारे हाथ पैरों के पोस्चर या उनका स्थान क्या है, किस जगह पर उनकी क्या अवस्था है, इसको कंट्रोल करता है। और स्पीड एंड एक्यूरेसी ऑफ डायरेक्टेड मूवमेंट्स, यानी जो मूवमेंट्स किए जा रहे हैं उनकी गति क्या होगी और कितनी सटीकता से ये किए जाएंगे। प्यूटामेन पे आते हैं। प्यूटामेन वॉलंटरी और इनवॉलंटरी दोनों प्रकार की मोटर मूवमेंट्स कंट्रोल करता है, यानी ऐच्छिक और अनैच्छिक, जो हमारे नियंत्रण में है और जो नियंत्रण में नहीं है, दोनों को ही कंट्रोल करता है। प्यूटामेन का कार्य है मोटर फंक्शंस को रेगुलेट करना और विभिन्न प्रकार की मोटर लर्निंग जो हमारी होती है, जो गतिकीय कार्य हम करना सीखते हैं, उनको नियंत्रित करना। और इस काम में वह डोपामीन नामक हार्मोन का इस्तेमाल करता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर है, डोपामीन ब्रेन का एक मुख्य न्यूरोट्रांसमीटर है। इसका इस्तेमाल करके ये फंक्शंस को अपने पूरा करता है। तीसरा मुख्य हिस्सा ग्लोबस पैलिडस। ग्लोबस पैलिडस का काम है कि लगातार सूक्ष्म रूप से जो भी मूवमेंट बॉडी के हो रहे हैं उनको स्मूथली कराना, ताकि मूवमेंट्स झटके से ना हो, बहुत ही स्मूथ तरह से हो और बारीकी से हो। जैसे मान लीजिए अगर आपको अपना हाथ मूव करना है और टेबल पर कोई कप रखी हो, आपको उठाना है, तो आपके एक साथ कंधे के मसल्स और हड्डियां, ऊपरी बाह की हड्डियां, नीचे की बाह के मसल्स और हड्डियां, उंगलियों का मूवमेंट, ये सारे एक साथ होते हैं, एक दूसरे के समन्वय में होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पहले अपना कंधा मूव करेंगे एक बार में, फिर हाथ उठाएंगे, फिर आगे का हाथ उठाएंगे, फिर उंगलियां मोड़ेंगे और फिर कुछ करेंगे। ये सारे एक्शंस एक साथ होते हैं सिंक्रोनाइज्ड रूप से। तो ये सारी चीजें जो है ये ग्लोबस पैलिडस मॉनिटर करता है या कंट्रोल करता है। और सेरिबेलम भी आप जानते हैं मोटर कंट्रोल के लिए उत्तरदायी है। सेरिबेलम जो एक्साइटेटरी एक्शंस भेजता है, यानी जो मूवमेंट्स कराता है, अगर वो ज्यादा मूवमेंट हो गई है या ज्यादा इंस्ट्रक्शन चला गया मूवमेंट के लिए, तो उसको नियंत्रित करना, उसको कंट्रोल में लाना, यानी इनहिबिटरी एक्शन लगाना उस पर, ये ग्लोबस पैलिडस का काम होता है। यहाँ नीचे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर एक लिंक दिया हुआ है। ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। ये लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इस लिंक पर आप क्लिक करके
3D मॉडल देख सकते हैं बेसल गैंग्लिया का, जिसको आप अपने कर्सर से मूव करके अलग-अलग एंगल से देख सकते हैं कि बेसल गैंग्लिया असल में ब्रेन के अंदर कहाँ स्थित है और अलग-अलग एंगल से ये कैसा दिखाई देता है। धन्यवाद।